रात में आप सोए प्लॉट 50 लाख का है, सुबह आप उठे प्लॉट 60 लाख का। इतनी अच्छी चीजें चल रही थी। ऐसा क्या हुआ है प्रॉपर्टी सेक्टर पर सवाल आ गया? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। 22% तक इंटरेस्ट रेट गया है तो लोगों ने सारा पैसा निकाला, वहां डालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों दुबई चले गए। आज आप अपने मुल्क के हालात बेहतर कर ले, रियल एस्टेट सबसे पहले चलेगा। 70+ इंडस्ट्रीज है जो कनेक्टेड है, सारी खराब हो गई। जो काम हो रहा है ना रियल एस्टेट का, वो 2 इलाकों में हो रहा है, सजानी एंड द सी फ्रंट। पिछले महीने 1 बिलियन से ज्यादा की सेलिंग हुई है। बहरिया टाउन और डीएचए सिटी यहाँ क्या चल रहा है? जो सवाल आया है इन फाइलों के चक्कर में, पाकिस्तान में इस वक्त कोर्ट्स में 70% से ज्यादा केसेस प्रॉपर्टी के, और वो 30-40 साल से चल ही रहे हैं और हल नहीं हुए। अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हैं और वो कोई प्लॉट खरीदना चाह रहा है, किन बातों का ख्याल रखे कि फ्रॉड से बच जाए? इस दौर में अगर किसी को इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे ना, तो बंदा बेवकूफ है। अगर कोई बंदा 70 से 80 हज़ार रुपए महीना कमाता है, अपने घर का ख्वाब देख सकता है, मुमकिन है उसके लिए? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर पिछले कुछ सालों से एक जगह पर आकर स्टक हो गया है। माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एक हमेशा से अच्छा ऑप्शन रहा है, लोग इस पर बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, मगर पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट तो दूर, वो उल्टा इसमें लॉस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है और ये ज़वाल कब ख़त्म होगा? और क्या कराची और दूसरे इलाकों में क्या अब भी कोई ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉफिट कमा सकते हैं? ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट में चल क्या रहा है? आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं इश्यूज़ पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं समीर हाशमी साहब, जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं और बहुत से लोगों के प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो देखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। समीर भाई, ये बताएं कि प्रॉपर्टी तो पाकिस्तान में हमेशा से ही अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है, लोगों को प्रॉफिट होता है इससे, तो आखिर ये ऐसा क्या 3-4 साल में ऐसा क्या हुआ है कि मतलब प्रॉपर्टी सेक्टर पर सवाल आ गया? 2-2.5 साल से रियल एस्टेट बहुत नीचे चले गया है। उसके 2-3 रीजन है। देखिए, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना, किसी भी बिजनेस या रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं अप्रैल 2022 से पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब होती गई है और होती जा रही है, और कुछ ना कुछ नया नया होता जा रहा है। तो लोगों ने ऑब्वियसली रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा इन्वॉल्व भी किया था। बट सिनेरियो ना रियल एस्टेट का इस तरह से कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में ख़ास तौर पे 2 सिनेरियो पर बेस करता है। एक तो आपका एंड यूज़र है, जिसको घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, रहने के लिए चाहिए। लेकिन असल जो मार्केट चलती है वो इन्वेस्टर्स की वजह से चलती है, जिनको अपना आरओआई निकालना है शॉर्ट टर्म पे। अब होता क्या है, ये बिजनेस चलता कैसे? ये बिजनेस चलता है इस तरह से कि आपने फॉर एग्जांपल फाइल्स का काम किया, आपने आज एक फाइल ली, आपने 1 महीने बाद बेची, फिर एक फाइल ली, फिर 2 महीने बाद बेची। इस तरह लोग फाइल्स परचेज करते रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि जब जमाने में बहुत काम चल रहा था, उस जमाने में लोगों ने की कैपेसिटी थी 2 फाइल परचेज करने की, उन्होंने परचेज कर ली 15। एक तो ये बड़ा मसला हो गया। फिर ऊपर से आपका रियल एस्टेट एकदम से पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हुई और रियल एस्टेट डाउन हो गया, ठीक है। और वो जो 15 फाइल जिनकी कैपेसिटी 2 की थी, उन्होंने 15 खरीद। वैसी मास इतना बढ़ गया कि जिसकी कैपेसिटी नहीं है उसने इतना कर लिया, तो कैसे चलेगा? फिर दूसरी बात ये कि ओवरऑल जो रियल एस्टेट की ओवरऑल जो हालात हैं, वो आपके चलते ही इन एंगल्स की तरफ है। अब जहां आप बात करें फॉर एग्जांपल, आज भी ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट चल नहीं रहा, रियल एस्टेट चल रहा है, बट वो वाला काम नहीं चल रहा, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर था वो घबरा गया कि यार मैंने आज पैसा अगर डाला, अब मैं तो आज पैसा डाल के मैं तो चाहता हूं जल्दी आरओआई निकलना शुरू हो जाए, मेरा रिटर्न निकले, मेरा प्रॉफिटेबल निकले, लेकिन वो तो नहीं निकल रहा। तो उसने क्या किया, उसने कहा यार अब रुक जाओ, अब नहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं करूंगा ऐसे सिचुएशन में और ऐसे सिनेरियो में करूंगा जहां पर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मुझे नजर आ रही हो। जैसे आपने अभी टाइम में देखा होगा 2-2.5 साल से डॉलर एकदम से आपका शूट कर गया, फिर ऊपर से आपका जो है और भी बिजनेसेस चलना शुरू हो गए। तो और मज़े की बात जो इसमें एक सोने पे सुहागा ये हो गया कि आपका जो है वो बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, काइबोर बढ़ गया। अब ये एक ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट है जो पूरी दुनिया में चलती है। अगर आपका बैंक का काइबोर ज़्यादा होगा, लोग और कुछ नहीं करेंगे, बैंक में पैसा डाल देंगे कि यार हमें 22% तक इंटरेस्ट रेट गया है, तो मतलब 22% तो बहुत अच्छा आरओआई है। तो लोगों ने सारा पैसा निकाला, वहाँ डालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को ऐसा भी था कि रियल एस्टेट में तो करना ही था, दुबई चले गए। पाकिस्तान, आपने बल्कि रिपोर्ट्स भी देखे होंगे कि पाकिस्तानियों का सब बहुत ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ है दुबई में। ओवरऑल दुनिया का भी लगा हुआ है ठीक ठाक, बट पाकिस्तानियों का भी ठीक ठाक लगा हुआ है दुबई में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो ये कि वहाँ पर जो रियल एस्टेट अथॉरिटी है, जिसे रेरा कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बेसिकली काम ही रियल एस्टेट की रेगुलेशन पे करता है कि कोई रियल एस्टेट में हेरा फेरी ना हो सके। एक तो ये आपका सेफ एंगल हो गया ना।
फिर जब सेफ हो जाते हैं आप, सेफ के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी क्रिएट होने लग गई क्योंकि लोगों को पता था हमारा पैसा सेव है। आरओआई इतना बढ़ गया कि लोग नए नए प्रोजेक्ट्स आने लगे, इन्वेस्टमेंट होने लगी और गेम ऑन हो गया, तो सारा पैसा वहां चले गया। तो आपके पाकिस्तान में इसलिए मेजॉरिटी बिजनेसेस जो थे वो डाउन हो गए क्योंकि रियल एस्टेट के हिसाब से तो बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान का एक और जो बड़ा अलमिया है, पाकिस्तान में इस वक्त कोर्ट्स में 70% से ज्यादा केसेस प्रॉपर्टी के, और वो 30-40 साल से चल ही रहे हैं और हल नहीं हुए। तो लोग तो और घबराएंगे ना कि खुदा ना खास्ता हमारे साथ किसी ने ब्लफ कर दिया तो हम तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते, हमारे केस तो 40 साल चलेंगे। अब ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, इसमें कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा रियल एस्टेट में? मतलब घबराएगा ना, क्योंकि उसका काम अलग है, उसको वो चाहता है मुझे रिटर्न मिले, मैं सेफ रिटर्न खेलूं, तो इसलिए उसने, बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस दफा स्टॉक एक्सचेंज 3-4-5 महीने से बहुत अच्छा चल रहा है। ऑल्दो उसके डिफरेंट रीजंस हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी कहते हैं कुछ लोग कि वो आर्टिफिशियली राइज हो रहा है, बट पैसा वहां भी लग रहा है, रियल एस्टेट के अलावा सब जगहों पे लग रहा है। तो समीर भाई मुझे ये बताएं कि अभी आपने इंटरेस्ट रेट को एक वजह करार दिया इन्वेस्टर के इस मार्केट से बाहर निकलने को, मगर अब पिछले कुछ माह से जो है हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, अब तो काफ़ी तकरीबन 5% गिर चुका है, 17 के आसपास है गालिबन। तो मुझे ये बताएं कि अब कुछ बेहतरी के आसार हैं, अब कुछ इन्वेस्टर आ रहे हैं वापस मार्केट में? ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर मेरी पहली बात कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फौरन नहीं आ जाएंगे। देखिए, आज आप अपने मुल्क के हालात बेहतर कर लें, आपके रियल एस्टेट सबसे पहले चलेगा, क्योंकि देखिए आपने सबसे ज्यादा रियल एस्टेट पे ही हमारे पाकिस्तान में काम हुआ है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट फोकस्ड हुआ है, बाकी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो तो नहीं चल सकी। सबसे बड़ा जो मसला है कि रियल एस्टेट की वजह से और इंडस्ट्रीज कितनी इफेक्ट हुई। अब देखिए ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो 70+ इंडस्ट्रीज है जो कनेक्टेड है, वो सारी खराब हो गई। आप कोरंगी में पहले जब रियल एस्टेट बहुत बूमिंग था, कंस्ट्रक्शन डीएचए में, जौहर में, गुलशन में बहुत हो रही होती थी, मलिक एंड में, तो मैं खुद देखता था लोग इंडस्ट्रीज सिर्फ इनकी स्टार्ट करना चाह रहे होते थे कि यार दरवाजे बनाने की करनी है, खिड़कियां बनाने की करनी, फाइबर का काम का करना है। लोग कोरंगी में लोगों ने छोटी छोटी फैक्ट्रियां स्टार्ट कर ली थी, क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट चल रहा था। जब रियल एस्टेट चल रहा था सारी इंडस्ट्रीज चल रही थी। अभी आपकी इतनी सारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो गई हैं सिर्फ रियल एस्टेट की वजह से, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, फौरन लोग नहीं आएंगे, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो बेहतर हो रही हैं, बट फौरन आना मुझे लगता है इस सिचुएशन में थोड़ा सा लोग घबरा तो रहे हैं। अच्छा समीर भाई, ये तो आपने बता दिया कि इन्वेस्टर तो निकला है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या मार्केट में जो एंड बायर जो आप कह रहे हैं कि जिसको रियल नीड होती है वो भी खरीदता है ना चीज़, वो तो मार्केट से नहीं जाएगा, तो आपके ख्याल में वो जो एंड बायर है वो भी इस वक्त मार्केट में नहीं है क्या? उसकी जो है वो जेब इजाज़त नहीं दे रही, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हैं, ये वजह भी है? देखिए, दुनिया में जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ना, वहां कभी भी एंड बायर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तो घर की जो फर्द है, अफराद बढ़ रहे हैं ना, ठीक है, वो तो बढ़ रहे हैं, तो उसको तो घर में, बड़े घर में जाना है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। बट वो इतना छोटा चंक है कि उससे आपकी इकोनॉमी का पहिया रियल एस्टेट का नहीं चल सकता। देखिए, जो एंड यूजर मार्केट्स है ना, वो तो आपकी कभी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल डीएचए में हालांकि बहुत सारी टैक्सेशन के इश्यूज डिफरेंट हैं, बट फिर भी डीएचए ने अपनी वैल्यू नीचे नहीं की है। डीएचए का ओवरऑल मार्केट वैल्यू जो है परचेजिंग की, लैंड की या घरों की, वो आज भी बहुत अच्छी है, और वो नीचे नहीं हुई, बल्कि जो साल का एप्रिसिएशन होता है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कम हुआ है। एंड यूजर मार्केट कभी डिस्टर्ब नहीं होती, बट ये इतना छोटा चंक है कि इससे आप रियल एस्टेट को मैच नहीं कर सकते कि यार ये अगर है तो रियल एस्टेट भी चलना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप डीएचए के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर काम जो है वो चल रहा है, या वहाँ पर बायर अब भी मौजूद हैं, या कीमतें वहाँ कम नहीं हुई? जैसे ओवरऑल हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी पूरे पाकिस्तान में ही कीमतें स्टक हुई हुई हैं या कम हुई हुई हैं, वहाँ की मार्केट बताएं क्या है? देखिए, मैं सिर्फ डीएचए की मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस मार्केट की बात कर रहा हूँ जहां पर एंड यूजर पहले से आबाद है, हर उस मार्केट की। आप बी एट शार फैसल, बी एट शहीद मिल्लत, बी एट डीएचए, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, इन इलाकों ने अपने पैसे नहीं तोड़े, इन इलाकों में एंड यूजर मौजूद है। यहाँ इन्वेस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो एंड यूजर आता है। जब इन्वेस्टर मार्केट थी तब भी एंड यूजर आता था, आज मार्केट नहीं है इन्वेस्टर की तब भी एंड यूजर आता है। तो इन्वेस्टर के ना होने से फिर किन इलाकों पर असर पड़ा है? देखिए, इलाकों पर तो फर्क पड़ा ही है। देखिए, कराची, ओवरऑल बीच का जो कराची है, इसमें तो जगह मौजूद नहीं है, ठीक है। आपका जो इन्वेस्टर मार्केट चलाता है वो कौन से चलाता है? बेसिकली अगर कराची को आप दो हिस्सों में तोड़े, एक आपका सी शोर की तरफ आ गया एंड एक आपका आ गया हाईवे के उस तरफ, ठीक है, हाईवे एंड उसके पीछे बाकी तो जगह है नहीं, तो इधर ही मार्केट चलेगी। अब हुआ क्या कि दो किस्म के एंड यूजर्स थे, दो किस्म के इन्वेस्टर्स थे।
एक इन्वेस्टर था जो छोटी छोटी चीजों पर काम कर, जैसे मैंने फाइलों का जिक्र किया, वो उस तरफ था, उसने पैसा लगाना शुरू किया, 2022 में मार्केट डाउन हो गई, वो इलाका खत्म हो गया समझ लें। आप बात करें बहरिया की, आप बात करें डीएचए सिटी की, आप बात करें वो इलाके जो टोल प्लाजा से आगे नई सोसाइटीज आबाद हो रही थी, आज भी लोग वहां रहते हैं। आपने शायद सुना भी नहीं होगा, बट फिर भी वहां पर लोग रहते हैं उन सोसाइटीज में। लेकिन हुआ क्या कि जब एंड यूजर बहुत छोटी सी क्वांटिटी में, वो इसलिए एंड यूजर नहीं चला सकता, एंड यूजर वो इलाके चला सकता है जहां पर एंड यूजर ही हो। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल डीएचए की, आप बात करें डीएचए फेज 6 की, डीएचए फेज 6 20 साल से आबाद है, ठीक है। अभी उसमें ऐसी जगह मौजूद नहीं है कि मेरे पास एक लाइन के 15 प्लॉट मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पर कोई पैसे नहीं टूटे। लेकिन वही अगर मैं बात करूं डीएचए के एक्सटेंशन की, जहां पर आबाद होने थे, वो उसने अपने रेट तोड़े, बिल्कुल तोड़े, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर था, वो वाला इन्वेस्टर था जिसको बड़े पैसों पर काम करना यानी था। जितना मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आबादी वाले एरियाज हैं, जो पहले से आबाद हैं, गुंजान आबाद हैं, वहां पर रेट नहीं टूटे, और जो इलाके भी आबाद होना थे वहां रेट टूटे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और इस बिजनेस पर आपके ख्याल में हुकूमत ने जो इस बजट में टैक्सेस लगाए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसकी वजह से भी असर पड़ रहा है? देखें, हुकूमत ने अभी जो टैक्सेस लगाए ना, ये टैक्सेस कोई बहुत पुराने नए नहीं है, ये बेसिकली लास्ट ईयर भी इसके आसपास ही लगे थे, ठीक है। देखिए, एक चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, हम टैक्सेशन को समझते हैं हमारे ऊपर बहुत अजाब है। देखिए, ज़रूरी नहीं है आपकी कराची या पाकिस्तान में हर प्रॉपर्टी फॉरन लीज नहीं हो जाती। ये जो टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं ये लीज प्रॉपर्टी पर होते हैं, ठीक है। हम तो ये कहते हैं लोगों को कि भाई आप लीज प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं समीर भाई, ये इस बात से मैं समझा नहीं, क्योंकि ट्रांसफर फाइलों पर भी तो एफबीआर वैल्यू का टैक्स होता है ना? नहीं, ट्रांसफर फाइलों पर एफबीआर वैल्यू का टैक्स डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। डीसी एंड एफबीआर इज कनेक्टेड। डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओनली लीज प्रॉपर्टी पर काम करता है, ओनली लीज प्रॉपर्टी वहां पर जैसे सेल होती केडी है, उसकी अगर कोई फाइल है तो उस पे तो एफबीआर टैक्स होता है ना, भले वो लीज है या नहीं है। नहीं, देखिए, केडीए हो या आपका कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका हो, टैक्सेस जरूर लगेंगे, बट उनके अपने टैक्सेस हैं। ये जो टैक्सेस गवर्नमेंट बात करती है ना, ये लीज प्रॉपर्टी पर बात करती है। अच्छा। हाँ, इस बात को हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इस सिनेरियो में। देखें, जो केडी है ना, ये बेसिकली अथॉरिटीज है टू मैनेज दोज एरियाज, ठीक है। ये लोग गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो है डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो ऑफिशियली किसी प्रॉपर्टी पर साइन करता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लीगल राइट्स होते हैं कोर्ट में भी, हर जगह में भी, कि वो प्रॉपर्टी आपकी है क्योंकि रजिस्ट्रार ने साइन कर दिया। जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 साल की इंस्टॉलमेंट पर एक अपार्टमेंट परचेज किया, आपने पहले दिन से पैसे देना शुरू करे, चौथे साल इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो गई, सब पेमेंट्स खत्म हो गई, सो बिल्डर ने आपके नाम पर लीज करना है अब, ठीक है। अब सब लीज का एंगल आएगा, अब वो डीसी वैल्यू लगेगी, जो एफबीआर वैल्यू लगेगी, जो गवर्नमेंट ने तय की है। 4 साल में कुछ नहीं लगेगा। अब होता क्या है, यूजुअली एंड यूजर तो इस आखिरी केस में आ जाता है, इस बीच के केस में भी लेकिन इन्वेस्टर है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि यूजुअली कुछ इलाकों में, अभी उस पर बात करते हैं, कि कुछ इलाके हैं जहां पर लोग इंस्टॉलमेंट पर अपार्टमेंट लेते हैं और 2 से 2.5 साल के बाद बेच देते हैं। वहां भी फाइल बिक जाती है? वहां भी फाइल हो जाती है, लेकिन क्या होता है, वो बहुत सेफ है, क्योंकि एक चीज मेरे सामने बन रही है, 12 फ्लोर की थी, 6 फ्लोर खड़े हो चुके हैं, या 10 फ्लोर खड़े हो चुके हैं, आखिरी साल तो फिनिशिंग का होता है, वो खड़े हो चुके हैं आपके सामने। एक चीज है, तो जब एंड बायर आता है उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बिल्डर की प्राइस में और आपकी प्राइस में थोड़ा सा फर्क होता है, तो वो खरीद लेता है आपसे, तो इसमें भी इन्वेस्टर कमा लेता है। एंड में होता यह है कि हाँ, एंड यूजर, देखिए एंड यूजर जो है ना, वो तो टैक्स पे करेगा ही करेगा, कुछ भी कर ले, उसको तो डरना भी है, उसको तो घबराना भी है। हमें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि घबराहट बहुत है। घर खरीदते वक्त की जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी गवर्निंग बॉडीज़ है नहीं, और डेवलपर्स ने फ्रॉड्स भी किए हैं, इसमें हमें माननी पड़ेगी बात, तो लोग घबराते भी हैं। तो इसलिए वो तो खुद चाहते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैंने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है, मैं 10 लाख रुपए दे देता हूं, लेकिन मेरी चीज़ तो हो जाएगी ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत एंगल है, ठीक है, टैक्सेस थोड़े बहुत हैं, कोई बात नहीं। अभी आपने बात की फ्रॉड की, नो डाउट, जाहिर सी बात है, जब कोई भी आदमी घर देखने का ख्वाब देखता है तो पूरी अपनी जमा पूंजी जमा करता है, उसके बाद कोई चीज़ परचेज करता है, मगर आखिर में पता चलता है कि फ्रॉड हो गया, या तो फाइल जाली थी। अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हैं और वो कोई जगह या कोई प्लॉट खरीदना चाह रहा है, तो वो किन बातों का ख्याल रखे कि फ्रॉड से बच जाए? देखें, बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है और ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, आजकल ये जो आप बात कर रहे थे ना, अभी मैंने आपके सवाल में सुना कि आप कह रहे थे कि
लोगों की कब्जा हो जाता है, ये हो जाता है। देखें ये जो मसले हैं ना, ये 15 साल पुराने मसले हैं, 20 साल पुराने मसले हैं। डिजिटल दौर है, अब ये मसला नहीं रहता, अब मसला कुछ और है। देखिए मसले भी ना एडवांस होते रहते हैं ज़िंदगी टाइम टू टाइम, ठीक है, लोगों को डिफरेंट एंगल देने होते हैं टू मेक समथिंग ना। अब क्या मसला है? अब मसला है कि डेवलपर टाइम पे डिलीवर नहीं करेगा। 4 साल का प्रोजेक्ट 10 साल में देगा, ठीक है, आपसे 4 साल में पैसे ले लेगा, उन पैसों का वो क्या करेगा वो ही जानता है, ठीक। यूजुअली डेवलपर्स जो करते हैं नई ज़मीनें खरीद, अब मसले अलग हैं, ठीक है। और एक और बात, जब से डिजिटल दौर आया ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए रियल एस्टेट में। जब मैंने शुरू किया था तब के इश्यूज कस्टमर्स के अलग थे, अब कस्टमर मुझसे ज़्यादा जानता है। जब वो कोई प्रॉपर्टी बाय करने आता है, रिसर्च करके आता है और मुझसे ज़्यादा वो बता रहा होता है कि इस गली में ये प्लॉट है। ऑब्वियसली मैं एक रियल्टर हूँ अगर, तो मेरे पास हर प्लॉट या हर घर तो मौजूद नहीं होगा ना, ऑब्वियसली डिफरेंट एजेंट्स इन द मार्केट हैं, उसको मुझसे ज़्यादा पता होता है बराबर गली में इतने का आ रहा है, क्योंकि दौर डिजिटल हो गया है। अब आसानियां हैं एंड कस्टमर के लिए भी कि वो चीज़ें चेक कर सकता है। देखिए इस दौर में मैं सच बताऊं, अब मुझे तो ये लगता है कि इस दौर में अगर किसी को इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे ना, तो आई गेस वो बंदा बेवकूफ़ है, क्योंकि अब फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है। भाई एक ज़मीन है फॉर एग्जांपल, अब तो इतना आसान है कि आपने 4 एजेंट्स को डिजिटल ऑनलाइन डिफरेंट फोरम्स है कॉल की, आपने कहा यार मुझे इस इलाके का बता दो, इस गली का बता दो, वो आपको सब बता देगा। हर बंदा अगर कोई मसला होगा, इसको सबसे आसान चेक करने का ये कि हर बंदा अलग बात बताएगा अगर उसमें कोई मसला है। अगर हर बंदा एक ही बात बता रहा है, बहुत अच्छा है, फिर आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आप जा सकते हैं, वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब तो बहुत इजी है सिनेरियो, अब किसी को इस तरह का फ्रॉड नहीं होगा, अब सिर्फ ईयर का फ्रॉड होगा कि डेवलपर डिलीवर नहीं करेगा। और इसका देखिए सबसे आसान हल यही है कि हर इलाकों में आपके डिफरेंट मशहूर डेवलपर्स मौजूद हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आप उनकी क्रेडिबिलिटी देखते हुए उनके प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना। देखिए हम गाड़ी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीदूंगा, मैं उस गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड तो देखूंगा ना कि यार उस गाड़ी ने क्या बनाया। जो आज आई है वो तो मैं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं समझ पाऊंगा। हमारे पाकिस्तान में इस दौर में 2 ही सिनेरियोस पर ज़्यादा काम हुआ है 2022 से पहले, गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी। गाड़ियों में लोगों ने कब इन्वेस्टमेंट करी? जब देखा कि यार गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करके आगे बढ़ गए। तो प्रॉपर्टी का भी यही है कि आप हर डेवलपर को, आप हर इलाके के 1-2 डेवलपर्स चेक कर लें, उनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आप आराम से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलें, कोई मैंने इलाके में देख लिया प्रोजेक्ट बन रहा है, बिल्डर भी जो है वो नेक नाम है, ऐसी कोई बदनामी नहीं है, उसके बावजूद अगर 4 साल गुजर गए हैं, पेमेंट मैंने पूरी कर दी है और उसके बाद वो कब्जा नहीं दे रहा, 6-7 साल लटका दिया, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपनी शिकायत लेके जा सकूं और वहां पे अजाला होगा अगर है तो? प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है ना, आपके पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा सच प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये बड़ा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े मशहूर इलाके हैं जो अच्छी गवर्निंग बॉडीज के साथ हैं। नहीं, आबाद वाले कहते हैं कि हम कंप्लेंट्स को सुनते भी हैं और सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। मैं स्पेसिफिकली देखें बात नहीं करूंगा, लेकिन देखें वो बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन देखें वो भी एक बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी को इतने डेवलपर्स हैं, एक डेवलपर थोड़ी है जो उनके साथ कनेक्टेड है। दूसरी बात ये कि देखें वो आबाद क्यों बना है, आबाद को तो समझें पहले। ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन डेवलपर्स, ये जो उनका एक फुल फॉर्म है, वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो डेवलपर्स को सेव करना चाहते हैं। वो कस्टमर के लिए नहीं बने, वो डेवलपर्स को सेव करने के लिए बने। क्योंकि कुछ साल पहले जब ये नहीं बनी थी तो ऑब्वियसली डेवलपर्स बहुत इशू फेस करे, कस्टमर बहुत मसला करते थे, तो उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई टू सेव द डेवलपर्स, नॉट फॉर द कस्टमर्स। ऐसा नहीं है। तो कस्टमर्स के लिए आपके पास क्या है? रजिस्ट्रार ऑफिस है, आपके पास केडीए है, आपके पास कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, आप वहां जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। वो तो आपने बताया ना कि अभी कितने 70 लाख केसेस हैं, 70+ केसेस आपके कोर्ट में मौजूद है रियल एस्टेट के, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए मैं यही तो आपको समझा रहा हूं, हमारे पास पाकिस्तान में रियल एस्टेट करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। देखें मैं आपको सच बताऊं, जहां हर इलाके में, जो मैं बात कर रहा हूं बार बार करूंगा, कि हर इलाके में 1-2 डेवलपर्स आपको 110% मिलेंगे जिसके 10+ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो आप वहां करेंगे ना। अब एक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, एक डेवलपर ने बनाया, 4 साल में बना दिया, पहला था उसका जिंदगी का। मैं ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं, जिंदगी में पहला, मैं जहां रहता था उसी के सामने उनका नया एक प्रोजेक्ट बन रहा था, 4-5 साल में डिलीवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं किया, बल्कि 8 से 10 साल लगा दिए, 6-6 साल भी लगा दिए। क्यों कर दिया? पहले पे अच्छा इंप्रेशन दिया। ट्रैक रिकॉर्ड एक से नहीं होता, ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक 5 प्रोजेक्ट्स।
अगर नहीं है किसी, तो इन्वेस्ट करने से पहले आपने 100 दफा मशवरे भी करने, 100 दफा पूछना भी है, हर चीज आपने करनी है, तब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। वरना आप कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट ना करें। इसमें एक और भी मैं आपको एक एंगल समझाता हूं। देखें, इसमें एक चीज और बड़ी समझने की जरूरत है कि जो बीच के इलाके हैं ना, जो शहर बीच का है, इसमें आपको डेवलपर्स कम मिलेंगे फ्रॉड्स करते हुए, टाइम का ड्यूरेशन बढ़ाते हुए कम मिलेंगे, इसमें कोई बात शक नहीं है। आपको जो मिलेंगे ना, ये मिलेंगे उन इलाकों में, स्कीम 33, जौहर का अंदर इलाका, आपको स्कीम 45 में तो खैर अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं, लैंड वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। मेमार, इस तरफ वाले इलाकों में आपको बिल्डर्स मिल सकते हैं जो ये करते हैं। बट मैं आपको सच बताऊं, ऐसे नहीं चलता पाकिस्तान। वो कहते हैं ना कि दुनिया में नेक लोग होते हैं तभी चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे ऐसे भी डेवलपर्स हैं जिन्होंने हर चीज़ को बहुत टाइमली चीज़ों को चलाने की कोशिश की है, क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। हमारी कोशिश होती है कि आवाम के कुछ मसले भी हल करें। तो मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ कराची में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट शेप की चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे फ्लैट है, प्लॉट है, दुकानें हैं या ज़मीन का घर है, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगर कोई आदमी फ्लैट ख़रीदना चाह रहा है तो उसको बेसिक किन किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए? आप स्पेसिफिकली फ्लैट्स की बात ना करें, मेरे ख्याल से हम फ्लैट्स और प्लॉट दोनों की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल मसला हल हो जाएगा। देखिए, कोई भी अपार्टमेंट आप परचेज करने जाते हैं, अगर वो रेडी टू पोजेशन है तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो रेडी टू पोजेशन है तो, अगर वो लीज है तो सब लीज होते हैं अपार्टमेंट्स बेसिकली, तो लैंड लीज होती है आपकी, और अपार्टमेंट जो ऊपर चीज़ बनती है वो सब लीज हो जाती है। तो वो अगर सब लीज है, सिंपल इज दैट, आपने जाना रजिस्ट्रार ऑफिस, एक सर्च निकालना है उस प्लॉट या उस अपार्टमेंट का, वो आपको सर्च निकाल के दे देगा। अगर उस पर कोई भी मसला होगा वो आपको बता देगा सर कि इसमें मसला है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफिस को हम डिस्कस करेंगे इन 2-3 पॉइंट्स के बाद। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल सारी चीजें अगर ओके हैं, आपने सेल डीड का प्रोसीजर लॉयर से ऑन कराने, और अगर सबलीज नहीं हुई भी तो? अगर सबलीज नहीं हुई भी तो आपने डेवलपर, कोई भी उस लैंड का डेवलपर, सोसाइटी डेवलपर और द अपार्टमेंट या प्रोजेक्ट डेवलपर, उससे आपने बात करनी कि आप लीज कब करके देंगे। वो ज़्यादातर जवाब ये मिलता है कि जब पूरा सोल्ड हो जाएगा तो तब हम, और उनका ये जवाब गलत नहीं है, ठीक है, इनका ये जवाब इसलिए गलत नहीं। अब मैं आता हूँ इस वाले केस पे। देखिए, आपका जो ओवरऑल कराची का रियल एस्टेट का निज़ाम है ना, वो इसलिए धर्मभरम है क्योंकि आपके पास कोई अच्छी अथॉरिटी नहीं है उसको संभालने वाली। सही सच बता रहा हूँ मैं आपको। आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि आप 30 साल पहले चले गए, एडवांसमेंट ही नहीं हुई, वही सेम पुराने हाल है, वही सेम माइंडसेट है, तो आपकी चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? देखिए, जब दुनिया दौर इतना आगे निकल गया, हम तो पाकिस्तान हमेशा 40 साल पीछे होते हैं, बट हम 40 साल से भी कभी कभार कुछ जगहों पर पीछे हो जाते हैं। डिजिटल दौर है, आपने चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, बट करते नहीं ड्यू टू वेरियस रीज़न। अब मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो चीज़ बिल्डर कहता है, या आपने, बिल्डर ने क्यों बोला, वो आपको बिल्डर ने इसलिए बोला क्योंकि वो आपका भी बेनिफिट करा रहा है। आप इंडिविजुअल सबलीज कराने जाएंगे, आपके ठीक ठाक पैसे लगेंगे, नॉट सिर्फ कि ऑफिशियल, अनऑफिशियल भी आपके ठीक ठाक पैसे लगेंगे। जब डेवलपर सबको कराता है तो आपके बहुत कम पैसे लगते हैं, और बिल्डर आपसे वही चार्ज करता है। हाँ, कुछ बिल्डर एक्स्ट्रा भी इसमें बेनिफिट लेते हैं, बट बिल्डर आपसे कम चार्ज करता है। बिल्डर कहता है भाई मैं सबका एक साथ करा रहा हूँ, आपका भी हो जाएगा उसी में। यही तरीका हमारे पाकिस्तान में फॉलो होता है, कराची में खास तौर पे अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं होना चाहिए। एक के ऊपर, आप सबके ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं? एक इंडिविजुअल कराना चाहे वो जाए, कराए अपना काम, लेकिन इंडिविजुअल अब नहीं करा सकता, इतना ईजी नहीं है। जा सकता है बट उसमें हर चीज़ में बहुत पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। डेवलपर का एंगल भी मैं इसमें गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, अगर कोई प्लॉट या बना हुआ घर है तो उसके लिए क्या देखना होगा? लीज देखनी होगी? देखनी चाहिए, ठीक है। और अगर लीज नहीं है तो फिर क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई चीज लीज नहीं है तो वो उसको गैर कानूनी कहेंगे हम? अगर लीज नहीं है तो आपने देखनी है कि वो किन लोगों की सोसाइटी है, वो कितने स्ट्रांग है। मैं ऐसी सोसाइटीज को जानता हूं जो कि जिनका हर प्लॉट लीज नहीं है, बट लीज और ट्रांसफर के पैसे में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि वो ओवरऑल सोसाइटी या ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। लोग रह रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, गवर्निंग बॉडीज जो उनकी अथॉरिटी है उस सोसाइटी की या उस डेवलपर की, वो अपने ऑफिस में बैठती है, हर चीज़ आपके एड्रेस करती है, तो सही है, कोई मसला नहीं है। देखिए, ये क्यों बनी हुई चीज़ें, ट्रांसफ़र और लीज क्या चीज़ है भाई? ट्रांसफ़र ये तो एक प्रोसेस है ना, बट कुछ प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं एज पर द मार्केट नॉर्म। अगर वो मार्केट नॉर्म के हिसाब से सही है तो ठीक है, अगर मार्केट नॉर्म के हिसाब से ठीक नहीं है और मार्केट में पता चल रहा है कि यार ये जगह सही, इतनी अच्छी नहीं है, बहुत क्रेडिबल नहीं है, तो फिर तो लीज ही देखनी चाहिए। अच्छा, अभी एक खबर गर्म है, खबर कह लें या अफवाह कह लें
कि एफबीआर पहले जो है वो किसी भी जो है प्लॉट के ऊपर एफबीआर का एक प्राइस स्लैब होता था, उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था। और अब ऐसा है कि मतलब एफबीआर जो रियल मार्केट है वही जो है एफबीआर की प्राइस होगी और उस पर टैक्स लिया जाएगा। ये बात सही है? मार्केट में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, हुआ नहीं है। ठीक है, हो रहा। समझा नहीं आपकी बात। देखें, इसका मतलब ये है कि अभी एफबीआर चाह रहा है कि हमारी जो देखें, जो ट्रांसफर्स होते हैं, ये जो सेल डीड्स होती हैं या गवर्नमेंट लीज ने होती कह हैं, दिया ये? गवर्नमेंट ने नहीं कहा, एफबीआर ने। ठीक है, एफबीआर तो देखिए FBR भी अप्रूवल गवर्नमेंट का कराता है ना। इदारा है। नहीं, एफबीआर तो गवर्नमेंट से अप्रूवल कराएगा। एफबीआर तो अपनी एक वो रखता है कि भाई मैं ये चाहता हूं, तो वो तो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। उसकी अप्रूवल के भी बहुत सिनेरियोज हैं, इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर किसी के स्टेक्स लगे हुए यानी हैं इसमें। एफबीआर की तजवीज है, अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की। अप्रूव नहीं किया, ठीक है। लेकिन डीएचए में आज से 2 साल 2.5 साल पहले ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तकरीबन 60 to 65% आपकी मार्केट वैल्यू एंड द एफबीआर वैल्यू सिमिलर है। जैसे अच्छा। फॉर एग्जांपल इसको समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, चलो और इजी करते हैं, 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, तो 60 लाख रुपीस जो है वो ऑफिशियल है, एफबीआर का रेट है। ठीक है, उसी पर तो टैक्स देना उसी होगा। पर टैक्स देना होगा। 40% अनऑफिशियल है, उस पर टैक्स नहीं होगा, और उसको रिसीव और देने के भी डिफरेंट वेज होते हैं। तो ये इस तरह से एक सिनेरियोज है। बट अच्छा, डीएचए में ये 2 साल पहले हो चुका है और इसीलिए आपके ख्याल में वहां पर जो थोड़ा बहुत काम डाउन है इसी वजह से? देखिए, ये भी एक वजह है, क्योंकि वहां पर ठीक ठाक इन्वेस्टर था। और इसमें एक ये मसला नहीं है ना सिर्फ टैक्सेशन का, टैक्स तो दे दिया चले थोड़ा सा, लेकिन बात ये है कि आपका गेन टैक्सेस भी तो इन्वॉल्व है ना, और गेन टैक्सेस बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। अच्छा समीर भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं पे कोई प्लॉट मिल रहा है, ठीक है, तो हमने वो फाइल खरीद ली, उसको ओपन रख लिया, डॉक्यूमेंट्स पूरे लिख लिए, उसको ट्रांसफर नहीं किया, टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या ये डीएचए वगैरह या ये जो दूसरी सोसाइटीज हैं वहां पर भी अब भी ऐसा होता है कि ओपन पे फाइल रख लेते हैं हम अपने पास? गाड़ियों में तो होता रहा है। करने को देखें, मैं आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपने एक थर्ड बंदे से परचेज कर ली। ठीक है, मुझे क्या पता आपकी है, आपने परचेज कर ली, पैसे दिए नहीं दिए, मेरा मुझ तक जब तक आप आएंगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो आपका उसके साथ ट्रस्ट है, तो आपने किया हुआ है। तो इस पर तो देखें, जब थर्ड बंदा इन्वॉल्व है तो अथॉरिटी को तो पता ही नहीं है ना कि आपने उससे पैसे ले भी लिए, आपने उसको दिया नहीं दिया, वो तो आपका म्यूचुअल है। जब वो जाएगा बताएगा तब पता चलेगा, तो पहले तो पता ही नहीं चल रहा, तो कैसे बताएंगे? और क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। लेकिन और ये हो यूजुअली रहा है, अभी मार्केट में होता है। ये ना इतना इतना होता, देखें ये तेज मार्केट में ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हालात, लोगों के ट्रस्ट इश्यूज भी वो बहुत बढ़ तेजी चुके रही हैं। भी नहीं ठीक मार्केट है, में अब तो। मार्केट की तेजी की भी बात है, और बाकी दूसरी बात ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। देखिए अब लोग देखिए पहले एक जमाना था जब ये करते थे, अब मुझे नहीं लगता ये 5-10 सालों से मैंने किसी का ये सुना है कि उसके नाम पर चल रही है, इसके नाम पर चल रही है। लोग करवा लेते हैं, अपने नाम पर नहीं कराते, अपनी बीवी बेगम के नाम पे कराते हैं, अपने बच्चे के नाम पे कराते हैं, ताकि अपने नाम पर ना है, बट करा लेते हैं। अब ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है भाई, लोगों का तो पता ही नहीं होता, आज यहाँ पर है कल कहीं और चले जाते हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा नहीं करते अब। हमारे जो व्यूवर कैपिटल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी पर जो लगता है इसको नहीं जानते, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी पे लगता है। देखें, विद होल्डिंग टैक्स आपका जो है, देखें 2 टैक्स बेसिकली बायर और सेलर टैक्सेस होते हैं ना। बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं जो बायर पर अलग लग रहे होते हैं, सेलर पर अलग लग रहे होते हैं। यूजुअली बायर पे ज़्यादा है, सिर्फ सेलर का जो एंगल है दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स वही होता है जो आपका कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, जो आपने प्रॉपर्टी आपने होल्ड की, उस पर जो आपने टैक्स दिया, दैट इज सेलर एंगल। यानी प्रॉफिट पे कह सकते हैं हम। काइंड ऑफ प्रॉफिट। भाई बात ये है कि अगर आपने एक मार्केट एफबीआर वैल्यू आपने आज परचेज करी, जितनी की भी, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की परचेज करी, उसकी एफबीआर वैल्यू 2 साल 3 साल बाद आपने बेचना, और उस वक्त की जो वैल्यू है, जो डिफरेंस है, वो उसका परसेंटेज आपका लगेगा, और वो ईयर्स पर डिवाइडेड है। 15 से शुरू होता है पहले साल, फिर वो 7.5 तक आखिरी साल तक चले जाता है, और फिर 5 पे अल्लाह हाफिज हो जाते हैं। 5वें पे 5th ईयर के बाद कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये तो आपका आगे सेलर। फिर एक बायर का है, बायर को परचेजिंग करते वक्त कुछ टैक्सेस देने होते हैं एफबीआर को, तो ये वो वाले टैक्सेस हैं। देखिए, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। असल लोगों को जो मसला होता है, वो जो परेशानी है ना, वो कैपिटल गेन टैक्स की है बस। इसके अलावा तो देखिए, प्रॉपर्टी बाय पूरी दुनिया में कहीं भी आप करें तो आपको एक टैक्स पे करना है। वो तो ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट अपनी सेट करती है, वो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी सेट किया हुआ है। लेकिन ऑल दो मेरी एक वीडियो है टैक्सेशन पर मेरे चैनल पर, उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है ब्रीफली कि क्या क्या टैक्सेस नॉन फाइलर, लेट फाइलर और फाइलर पर कब कब कैसे कैसे लग रहे हैं, उसका एक पूरा डिटेल्ड है। तो वो जब आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से टैक्सेस देने हैं, पे करने हैं। उस पर भी कोई आपके साथ ब्लफ नहीं कर सकता, वो स्ट्रेट है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। $1 मिलियन क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा 70 से 80 हज़ार रुपये महीना कमाता है,
क्या वो कराची जैसे शहर में अपने घर का ख्वाब देख सकता है, चाहे वो 2 कमरे का या 1 कमरे का फ्लैट भी हो? मुमकिन है उसके लिए? देखें, जब मैंने कमाना शुरू किया था ना, तो मैं भी चाहता था कि मैं पहले दिन जो है ना वो एक गाड़ी खरीद लूँ, ठीक है? चाहत अच्छी चीज़ है, बट उसको पूरा करने के लिए एक टाइम फ्रेम है ना। प्रॉपर्टी एक वाहिद चीज़ है जो शुरू ही महंगी से होती है। भाई गाड़ी आपकी सस्ते से शुरू होती है, बट प्रॉपर्टी महंगे से शुरू होती है। तो एक टाइम आएगा, वो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अब मैंने इतना पैसा सेव किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आपको एक अमाउंट डाउन पेमेंट का रखना ही रखना है। वो 5 लाख से 10 लाख शुरू होता है, फिर वो तो जाता ही रहता है आगे, वो ज़रूरी है। आपने फॉर एग्जांपल 70-80 हज़ार आपने बात करी, बड़ा अच्छा सवाल है, और मेजॉरिटी मतलब जो हमारा जो जॉब पेशा तबका है उनका इसी तरह से सिनारी चलता है। कुछ अमाउंट तो देखें उनको सेव करना पड़ेगा। ऐसी जगह पर इन्वेस्ट मैं नहीं पसंद करता, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वो या तो बहुत ही लॉन्ग टर्म हो जाती हैं या वो होती ही नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप आज से पैसे दें, 5,000 का टोकन दें, अगले महीने से आप अपनी पेमेंट थोड़ी थोड़ी 5-10 हज़ार रुपये शुरू कर दें, आपको हम 4 साल बाद जो है ना दे देंगे, और फिर आप रहते रहते भी दे दीजिएगा। आजकल ये बहुत चल रहा है। मुझे पर्सनली ये बिल्कुल वायबल ही नहीं लगता, फीजिबल ही नहीं है डेवलपर के लिए। तो वो क्यों बनाएगा आपके लिए? आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी है। भाई देखिए, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट अगर हम ये बात करें ना कि मिनिमम भी अगर कराची में एक ढंग की प्रॉपर्टी जो आपको लगे कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी है, जहां आप जा भी सकते हैं, हाईवेज को हम कंसिडर करते हैं कि वहां पर कुछ सोसाइटीज़ हैं, मलीर में कुछ सोसाइटीज़ हैं, मेमार की तरफ है, 35 लाख रुपए तो एटलीस्ट आपको चाहिए ऑन कैश पेमेंट देने के लिए, ठीक है? अब 35 लाख रुपए का अगर प्लॉट है, वो आपने फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट पर भी ले लिया, ठीक है? 20% से कम तो डाउन पेमेंट फीजिबल ही नहीं डेवलपर के लिए। कितना हो गया 20%? 7 लाख रुपए महीना आपने के साथ उसने बांधा कि यार मैं आपका 20% अभी ले रहा हूँ, 10% मैं लूंगा पोजेशन के वक्त, 70% को आप डिवाइड कर लें 4 साल में। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपकी एटलीस्ट जो पर मंथ की है ना, वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए से कम नहीं आ सकता, कुछ भी कर लें, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ आपको, लीज प्रॉपर्टी जो सबसे सस्ती है, जो जिसको आप प्रॉपर्टी बोले। मैं फ्रॉड्स की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का प्लॉट कुछ नहीं होता ना, है जरूर है, बट वो उन इलाकों में जिनका कुछ जिंदगी में पता ही नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 70-80 हज़ार रुपये कमाता है वो अपने घर का ख्वाब नहीं देख सकता। हाँ, जो 70-80 हज़ार रुपये बचा लेता है वो देख सकता है। नहीं, ख्वाब तो देखे, ख्वाबी से तो वो हकीकत पे जाएगा, लेकिन ख्वाब के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। करना कैसे पड़ेगा? सेविंग्स करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, 1-2 साल उसको सेविंग्स करनी पड़ेंगी, और उसके बाद एक अमाउंट होगा जिससे वो अपनी डाउन पेमेंट कर सकता है। देखें, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी वैल्यू क्या है। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी 70,000 रुपये की तनख्वाह है, और मैं अगर 70,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट के ही चीज़ पर इन्वेस्ट कर दूंगा, तो जो एंड यूजर है या जो बायर है वो बेवकूफ है, क्योंकि वो उसके लिए फीस वायबल ही नहीं है ना, वो दे ही नहीं सकता पैसे। तो हमें तो सबसे पहले उनको ये समझाना है कि आपके लिए क्या फीजिबल है, क्या वायबल है। इसीलिए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं ना, क्योंकि वो समझाते हैं कि सर आपका जो बजट है उसमें ये चीज़ अच्छी है। देखिए, मैं आज भी, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, आई गेस आपने मुझसे पूछते, बट मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार समीर, मेरे पास 50 लाख रुपए, मुझे बता दो, 60 लाख रुपए मुझे बता दो, मैंने क्या करना है, कहीं कुछ दिला दो अच्छा। पर्सनली मैं उनको कहता हूं कि देखें, आपके पास जो पैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आप या तो उनको ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाईवेज पे किसी भी सोसाइटी में, नाम लेता हूं मैं, बहरिया टाउन में, डीएचए सिटी में प्लॉट लेके डाल दें, फ्यूचर बहुत अच्छा है, फिक्र नहीं करनी है आपने। लेकिन एक चीज, इन्वेस्टमेंट कर, देखिए रियल एस्टेट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, क्यों करनी है? मैंने इसलिए करनी है कि मैं या तो उसमें रह सकूं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यार या तो मैं रह सकूं या तो मैं पैसे बना सकूं। मैं ये कहता हूं कि आप ये दोनों बातें एंड यूजर सोच सकता है, रहे भी और उसकी वैल्यू भी बढ़े। और वैल्यू कभी भी उस जगह की बहुत अच्छी नहीं बढ़ेगी जो अपने पूरे पैसों पर पहुंच चुकी है। भाई 4 साल बाद जब उसके पैसे पूरे हो गए, वो अपनी फुल वैल्यू पर खड़ी है। अब वो पैसे नहीं बढ़ाएगी अपने, वो अपने एनुअल बढ़ा लेगी 5-10%, जो हर कंट्री में हर जगह पर एक स्टेबल जगह की वैल्यू बढ़ती है, वो हो जाएगी। लेकिन बहुत तो नहीं बढ़ाएगी, वैल्यू वो बढ़ाएगी जो आपने इंस्टॉलमेंट पर ली और आपने उसको 4 साल तक चलाया। आपकी जो आपकी हैसियत थी वो 50 लाख थी, बट आपने प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ रुपए की। 4 साल बाद आपने दिए 2 करोड़ रुपए, बट वो प्रॉपर्टी 3 से 3.5 करोड़ रुपए की है। तो आपका अपनी चीज भी हो गई और आपके पैसे भी बढ़ गए। इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं,
आपने सेव किए होंगे ना। 50 लाख सेव करने वाला इंसान 50 साल में तो नहीं करेगा। जिसने 50 लाख सेव कर लिए ना उसने 10 साल में ही सेव किए होंगे। अगर आपने ये सेव कर ली ना तो आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट 50 से 60 हजार रुपए इजीली निकाल लोगे। आप सिंपल आप अपने ऐसा सिनेरियो बनाओ, 60 लाख या 50 लाख को आपने बिल्डर डेवलपर के पास जाओ जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरी हिसाब से चीज़ है, मुझे अच्छी लग रही है, मेरी पैसों के हिसाब से भी, मेरी फैमिली नॉर्म्स के हिसाब से भी ये इलाका बहुत अच्छा है। आप गए डेवलपर के पास, आपने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं आपको 50 लाख रुपए में से 30 लाख अभी दे देता हूँ, बाकी आप मेरी इंस्टॉलमेंट बांध दें 4 साल की। अगर वो डेवलपर अंडरस्टैंडिंग होगा तो कर देगा। कुछ डेवलपर सख्त हैं, वो कहते हैं भाई क्योंकि उनकी अपनी फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा, वो कहते हैं भाई मेरा इतना ही है, बताओ दे सकते हो कि नहीं। आपने कोई बात नहीं, आपने उनके साथ भी ये तय करना। आपने कहा सर देखिए मैं ये चाहता हूँ आप डाउन पेमेंट मेरी लें, मैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपको 4 महीने बाद शुरू कर दूंगा। 4 महीने वो थोड़े थोड़े पैसे बचा के अपनी उस जगह पे पहुंचेगा जहां वो पैसे, थोड़ी सी तो मुश्किलात होंगी, बट जो आपने ख्वाब की बात करी ना, ख्वाब आसानी से पूरे नहीं होते, ख्वाब थोड़ी तकलीफ से पूरे होते हैं। ये ख्वाब पूरा होगा और 4 साल बाद आपकी वो प्रॉपर्टी होगी जो आपने 4 साल पहले सोची भी नहीं थी। आपकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी जगह पर होगी कि आप जब उसको देखेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि यार मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। पिछले 2-3 साल में हमने ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नोट की कि लोग जो है बेचारे जिन्होंने फ्लैट बुक किए हुए थे वो फंस के रह गए। मगर दूसरा एंगल भी देखना ज़रूरी है कि बिल्डर बेचारे यहाँ फंस गए कि कीमतें जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। जैसे सरिये की जो कीमत है वो डबल हो गई, सीमेंट डबल हो गया, दूसरी चीज़ें डबल हो गई। तो फिर ऐसे फेस में बिल्डर ने कैसे निपटा? जिन लोगों ने बुक किया था उनके साथ। देखिए बिल्डर ने तो नहीं निपटना, बिल्डर तो पैसे कमाने बैठा है, ठीक है। जिन बिल्डर ने फ्यूचर प्रोजेक्शन करके काम किया, आप पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं ना तो आप कारोबारी ही नहीं है। आपने तो बिल्डर्स ने की हुई थी आपके ख्याल? कुछ ने नहीं की हुई थी, फंस गए, 10 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ लोगों ने की थी तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई नहीं। देखिए बढ़ाने का तो सिनेरियो हो ही नहीं सकता ना। एक चीज मैंने एक प्राइस पे लॉक कर दी ना, आप मुझ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते कि आप मुझसे पैसे ज्यादा ले लें, ठीक है, हो ही नहीं सकता। मैंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना आपके साथ। डेवलपर कोई लॉस में नहीं जाता, उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा होता है ना, प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम हुआ है। मैं ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं जिन्होंने, देखें जब भी कोई मसला आता है ना अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। मैं एक ऐसे डेवलपर को भी जानता हूं जिन्होंने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2015-16 में, सारे फेजेस देख लिए, 4 साल 4.5 साल में देना था, 1 साल एक्स्ट्रा लिया, लेकिन उन्होंने इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। उन्होंने क्या किया, उनको लॉस हो रहा था, उन्होंने जो कुछ हर डेवलपर सारे अपार्टमेंट्स नहीं बेचता, इस बात को भी समझिएगा। आप अक्सर अगर कभी जाएंगे ना बुकिंग ऑफिस तो आप फर्स्ट फ्लोर पर हाथ रखेंगे अगर जौहर गुलशन के इलाकों में, तो वो कहेगा मैंने बेच दिया, बिक गया मेरा। बिकता नहीं है, होल्ड हो जाता है, ठीक है, ताकि वो मुश्किल वक्त में बिके और ज्यादा में बिके। तो उन्होंने क्या किया, जो अपार्टमेंट उनका बचे हुए थे ना, उन्होंने उस पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। बड़ी मजे की स्टोरी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर इंटीरियर डेकोर किया, आईसीआई के कंसल्टेंट्स को बुलाया और कहा कि मुझे ये अपार्टमेंट की एक अलग शक्ल निकाल के दो, ठीक है। उन्होंने उस पर 3-4 मिलियन खर्च करे। खर्च करने के बाद उन्होंने उस अपार्टमेंट की वैल्यू को थ्राइस द प्राइस बेचा, अपॉर्चुनिटी निकाली ना। लोग आए, उन्होंने कहा यार क्या अपार्टमेंट है, क्या यूनिट है। डेवलपर को देखा, ओवरऑल डेवलपर के प्रोजेक्ट को देखा, खरीदा, और इस इलाके में खरीदा जहां पर वैल्यू ये थी ही नहीं, बल्कि इसकी 50% 60% थी, 40% ऊपर पे बेचा। और लोगों ने जो टेस्टफुली थे, लोग खुशी खुशी खरीदा। क्यों? एक नई चीज मिली उस इलाके में, अपॉर्चुनिटी डेवलपर ने क्रिएट करी। आप सी फ्रंट की बात करें अगर, मुझे खुद पर्सनली सी फ्रंट इलाका बड़ा पसंद आता है, क्योंकि एक तो लग्जरी लाइफस्टाइल भी है, इंसान चाहता है थोड़ा अच्छी जगह पे काम करे। अब वहां पर क्या होता रहा, हमेशा ये होता रहा कि डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहे। बहुत ज्यादा डेवलपर्स तो आए नहीं, कुछ ही डेवलपर्स आए, 1-2 डेवलपर्स आए, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करे, कुछ बाहर के भी थे। लॉन्च करने के बाद उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया, थोड़ा सा टाइम हुआ, लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट करी, सब कुछ की, पैसे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। जब एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी, पैसे बढ़ा दिए। उनके ही अक्स में बराबर में एक और डेवलपर आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि और अच्छी चीज क्रिएट करी, उन्होंने कंपटीशन भी लेकर आए। देखिए आपको इस मार्केट, मैंने अपना पेट तो चलाना है, अगर मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करूंगा, हाथ धरे बैठा रहूंगा, डेवलपर भी तो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन को अलग अलग वेज ढूंढने, उसने वेज ढूंढे, उन्होंने भी ठीक ठाक सेलिंग कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये पिछले वाले सवाल से कनेक्टेड है, बट उस सी फ्रंट के इलाके में पिछले महीने 2-3 महीने कंसेक्यूटिव 1 बिलियन से ज्यादा की सेलिंग हुई है। आप सोचे, मैं आपसे 50 लाख पर बात कर रहा हूं अभी, और वहां 1 बिलियन की सेलिंग हो गई, लोगों ने परचेज कर लिया।
लोगों को समझ में आने लगा किस इलाके की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ मेन डीएचए फेज 8 एक्सटेंशन की, जो अब्दुल सत्तार एदी एवेन्यू हम कहते हैं। प्रोजेक्ट्स की भी हम बात कर सकते हैं, ईमार एचएमआर 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इन लोगों ने बहुत सेलिंग करी। एचएमआर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा सेल हुआ क्योंकि उसकी प्राइस डिफरेंस की वजह से। देखिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। अगर डेवलपर उधर ही बैठा रहेगा, बल्कि मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं, एचएमआर की थोड़ी सी बात करते हैं, उसमें उन्होंने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। 4 डेवलपर को ले आए, 6 डेवलपर को ले आए, आपस में एक ही प्रोजेक्ट में कंपटीशन लगा हुआ है कि मैं पहले बनाऊंगा, तुम पहले बनाओगे। अब आप सोचे, एंड यूजर ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा, वो लोग ज्यादा मजा करा रहे हैं एंड यूजर को। एंड यूजर तो एंजॉय देख रहा है कि यार अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, उसको तो और मजा आ रहा है क्योंकि वो तो देख रहा है मेरे तो पैसे बढ़ते जा रहे हैं कंपटीशन की वजह से, तो उसको तो एंजॉय हो रहा है। वो तो देखिए, मैं पैसा लगाकर अगर मुझे मेरी प्रोजेक्ट के पैसे नहीं बढ़ रहे ना, कोई बात नहीं, मुझे डेवलपमेंट नजर आ रही है ना, मेरा रात की सुकून में नींद रहते हैं अच्छी हम, है। बिल्कुल सही। बैरियर टाउन और डीएचए सिटी, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ भी ये तो एक मतलब बहुत अच्छे नामी ग्रामी प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर लोग क्यों स्टक हो गए हैं? देखिए, बहरिया और डीएचए जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलता था। बहरिया जब लॉन्च हुआ ना, तब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई, उसके बाद उसने लोगों को आबाद करना शुरू किया और आज भी लोग रह रहे हैं। और जिन इलाकों में लोग रह रहे हैं ना, उनके पैसे बहुत नहीं गिरे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बहरिया में एंटर होते हैं तो अली ब्लॉक अपार्टमेंट्स है। हैं, ठीक है, अली ब्लॉक है, पिशन 10-11 है, कायद विलाज है, इनके पैसे बहुत नहीं गिरे। उन इलाकों पे गिरे जिनमें सिर्फ प्लॉट्स थे और लोगों ने घर बनाना नहीं शुरू करे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे चल रहे थे। एंड यूजर यहाँ आ गया तो बहरिया सही हो गया। थोड़ा सा उसका ऑब्वियसली बहरिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उनका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। ठीक है, वो उस वजह से मुझे लगता है कि उसका बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है, बट उसका भी एक रीजन है कि बहरिया हल्का है, हो गया। लेकिन बहरिया ने अपने आप को बहुत अच्छा स्ट्रीमलाइन कर लिया। और जब ये जो आपका नया एक्सप्रेसवे आ रहा है फ्रॉम कोरंगी, ये डीएचए और बहरिया की किस्मत चेंज कर देगा। लोग बहरिया और डीएचए सिटी जरूर आएंगे। देखिए, मैं पर्सनली बहरिया टाउन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ बनिस्बत डीएचए सिटी के। डीएचए सिटी की डेवलपमेंट अभी हो रही है। जब एक चीज मेरे सामने नजर आ गई तो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। जब डीएचए सिटी भी हो सकता है बहुत अच्छा डेवलप हो जाए तो डीएचए सिटी भी चलेगा, बट बहरिया टाउन मुझे लगता है अभी 2-4 सालों में, देखिए डीएचए सिटी 10 साल का प्रोजेक्ट है, बहरिया टाउन अभी 2-4 सालों में अच्छा हो जाएगा। ये एक्सप्रेस ऑन हो जाए तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्लस आपका जो एंड यूजर है बहुत आएंगे। और बल्कि मैं तो कहता हूँ, मुझे ये लगता है कि लोग अपने एक सेकंड होम वहां जरूर बनाएंगे इन इलाकों में, क्योंकि ये खुले आबाद इलाके हैं, अच्छी हवा है, अच्छी ग्रीनरी है। तो कौन पाकिस्तान कराची में खास तौर पे जिसकी कमी है वो क्यों नहीं आना चाहेगा वहां पे। जो सवाल आया है ये सारा आया ही इन फाइलों के चक्कर में है। बहरिया टाउन और डीएचए सिटी में यही हुआ, जब ये लॉन्च हुए तो लोगों ने, एंड यूजर ने भी लिए, ठीक है, पूरे शहर पूरे दुनिया के ओवरसीज ने भी लिए। मेरे ख्याल से 90% ओवरसीज पाकिस्तानी जो 15 साल से रह रहे हैं ना बाहर, उनका बहरिया टाउन में प्लॉट है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं देख रहा हूं, देखा मैंने। अब हुआ क्या कि वहां पर फैमिलीज भी शिफ्ट हो गई। तकरीबन कोई 10,000 फैमिलीज वहां रहती हैं और अच्छी तरीके से रहती हैं। लेकिन क्योंकि वो शहर के आउटकट से थोड़ा सा बाहर था, ठीक है, तो उसमें 15 साल तक कंटिन्यूअस आपकी जो है ना वो काम करने की जरूरत थी। अब जैसे ही 2022 में डाउनफॉल आना शुरू हुआ ना, मसला ये है कि एक तो बहरिया और डीएचए से सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जब भी आपका कोई डाउनफॉल आता है, क्योंकि वहां पर एजेंट बैठा हुआ है और हर कस्टमर जो कभी इन्वेस्टर बना ही नहीं था वो भी ख्वाहिश करता है कि यार मैं वहां चले जाऊं। वो गया, रुक गया, वो खैर एक अलग टॉपिक है। बट बहरिया टाउन में जो है ना, एजेंट्स ने लोगों को, आई गेस मुझे जो लगता है ना, ये कि एक तो लोगों को गाइडेंस सही नहीं की, जिसकी वजह से लोगों का पैसा थोड़ा सा फंसा। लेकिन देखिए, उन लोगों को भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सीधे इतनी अच्छी चीजें चल रही थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रात में आप सोए प्लॉट 50 लाख का है, सुबह आप उठे प्लॉट 60 लाख का है, खुद ही नहीं पता होता था हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब जिस शहर में ये होगा, आप प्लॉट की बात कर रहे हैं, वहां तो इवन पर्चियां जिसे रसीद कहते हैं, रिसिप्ट जो थी बुकिंग की, वो लाखों में बिकी है भाई। देखिए वो जो उस टाइम पे ना बिकी, मैं इसीलिए आपको मैंने अपने सवाल में कहा कि मैं इस पर्चियों को, इन चीजों को पसंद ही नहीं करता। ये आपका रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट कुछ सट्टा और है। हाँ, ये सट्टा है, ये एक अलग तरीका है। इससे रियल एस्टेट नहीं हो सकता, इससे और बहुत कुछ हो सकता है, बट रियल एस्टेट नहीं हो सकता। तो डीएचए और बहरिया को मैं 3 साल से देख रहा हूं, बल्कि मैं 6 साल से देख रहा हूं कि डीएचए में तो ये हो रहा है बल्कि कि कुछ सिनेरियो बनता है, एक हफ्ते के लिए मार्केट तेज होती है और एकदम से डाउन हो जाती है। पता नहीं, आई डोंट नो डीएचए सिटी में, बट डीएचए सिटी में भी टाइम है। बहरिया टाउन कुछ टाइम में बहुत अच्छा चलेगा और ये मैं श्योर हूँ। चलें कुछ छोटे इलाकों की बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये सुरजानी टाउन, तेसर टाउन, स्कीम 45, स्कीम 33, यहाँ क्या चल रहा है? सुरजानी में तो सुना है कि
इतने रेट नहीं गिरे, बाकी तेसरा टाउन तो बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो गया सुना है, क्या हुआ क्या है इसके साथ? देखिए स्कीम 45 जो है ना वो एक नया इलाका आबाद होना था और बहुत अच्छा विजन था जिनका भी था, ठीक है। उसमें दो तीन चीजें कनेक्टेड थी, बट हमारे पास क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन होता नहीं है तो हम लोग ऑब्वियसली हम विजन देखें, विजन जब बनता है ना तो विजन बनता है स्टेप बाय स्टेप से। आपने विजन जब सेट किया फॉर एग्जांपल 2040 का, तो आपने सीढ़ियां बनाई। हमारे पास सीढ़ियां नहीं है, हमारा विजन है बस। तेसर टाउन जब बना ना स्कीम 45 में, तो तेसर टाउन पता नहीं आपको अंदाजा हो कि तेसर टाउन तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी सोसाइटी है, ठीक है। आबाद हुआ, लोगों ने चंद रुपयों में हजारों में प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने से मेरा प्लॉट नहीं बन जाएगा। देखिए मैंने एक चीज लॉन्च करी, मैं उधर कोई काम ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ही नहीं है, और वो बस किसी वजह से मेरे ख्याल से लॉन्च हुई थी और उसका कोई बेनिफिट होना नहीं था, किसी वजह से कोई प्रेशर आया होगा तो लॉन्च हो गई। वो ऐसी पड़ी हुई, इतनी बड़ी जमीन जगह वो ऐसी पड़ी हुई है 30 साल से। अभी बीच में 2-2.5 साल पहले जब रियल एस्टेट चली तब वो भी चल गई थी, 1 लाख रुपए की चीज 3 लाख की हो गई, वहां भी सट्टा शुरू हो गया, बट फायदा कुछ भी नहीं हुआ। स्कीम 45 आपका इफेक्ट जो कर रहा है ना, अभी बीच में अच्छा हो गया था जब सीपैक की बात आई थी, बट सीपैक अभी ओवरऑल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि सीपैक अच्छा चले या चल रहा, तो स्कीम 45 डाउन हो गया। अब स्कीम 45 में सिर्फ तेसर टाउन थोड़ी है, स्कीम 45 में इतने डेवलपर्स हैं और बहुत लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन पैसे बढ़ ही नहीं रहे बल्कि नीचे गिर गए, कोई बाहर ही नहीं है। में क्या चल रहा है? स्कीम 33 जो है ना, स्कीम 33 में बेसिकली 350 से प्लस सोसाइटीज हैं। हर सोसाइटी अच्छी नहीं है बट कुछ सोसाइटीज अच्छी हैं जहां पर करोड़ों रुपए के प्लॉट और घर हैं। कुछ सोसाइटीज अभी हल्की हल्की आबाद हो रही हैं। स्कीम 33 अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो देखिए स्कीम 33 भी जो है ना अब ओल्ड इलाका हो गया। बेहतर इन्वेस्टमेंट स्कीम 33 में भी अब लोग, स्कीम 33 में अच्छी सोसाइटीज नहीं बची, जो सही सोसाइटीज नहीं है ना वही बची हैं। जो अच्छी थी ना वो सब आबाद हो गई, लोग रहना शुरू हो गए। उस तरफ के इलाके जो जौहर गुलशन प्लस जो आपका सरजानी प्लस नॉर्थ कराची बफर जोन फेडरल एरिया वाला सब आए स्कीम 33, ठीक है, रहने के लिए, तो उन्होंने आबाद कर दिया। अब जो बचा है ना वो बचा है जो अच्छा नहीं है, या डेवलपर जो है वो बहुत स्लो है, वो आराम आराम से डेवलपमेंट। सुरजानी में कैसा चल रहा है? आजकल जो काम हो रहा है ना रियल एस्टेट का, वो दो ही इलाकों में हो रहा है, सजानी एंड द सी फ्रंट, बस। इसके बीच में कोई ऐसा सच काम नहीं है। सुरजानी और साहिल समंदर पे, साहिल समंदर वहां पर एंड यूजर है जिसको अपने रहने के लिए या अपनी बेटी बेटे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कि बाद में काम आ जाए, एंड यूजर। वहां पर अमीर तबका है जिसके पास पैसा है, वो चाहता है अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट भी कर ले, कभी हुआ तो बीच में निकल भी जाए, पूरे पैसे भी कर दे। ये दो एंगल हैं अब इन्वेस्टमेंट के फिलहाल जो चल रहे हैं, और कोई अच्छा एंगल है नहीं फिलहाल। समीर भाई, कीमतें गिरी हुई हैं, जब कोई मार्केट डाउन होती है वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो इस वक्त रियल एस्टेट और जो प्रॉपर्टी जो है वो डाउन है, तो आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इन्वेस्टर के लिए कि वो आए और इन्वेस्टमेंट करे? देखिए ऑब्वियसली जब कोई भी सेक्टर डाउन होता है इन्वेस्टमेंट होती है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, यहाँ भी हो रही है, कर भी रहे हैं लोग। लेकिन ये सेक्टर तब तक आपका अच्छा नहीं चल सकता जब तक पॉलिटिकली जो है ना सिनेरियो अच्छा ना हो जाए। देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो से आपका फाइनेंशियल सिनेरियो अटका हुआ है। जब अब तो खैर काइबोर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 जनवरी ऑनवर्ड रियल एस्टेट में काम होना शुरू होगा, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो भी तो अच्छा हो। मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज पैसे डाल रहा हूँ, कल मेरे टैक्स की कोई वैल्यू ना चेंज हो जाए, कल मेरी मसले ना बढ़ जाएं। लोगों को पैसा लगाना है ना, अगर पैसा लगाने के लिए वो क्लियर ही नहीं होंगे कि मैं कल क्या कर रहा हूँ, कल मेरे पैसों की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे करेंगे। आज डॉलर आपका 280 रुपये समथिंग अगर है, अगर वो कल एकदम से 350 हो गया तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो डीवैल्यू हो गई। तो हमें हर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, रियल एस्टेट को बढ़ाने के लिए भी सिर्फ बैंकिंग नहीं है। देखें अब बैंकिंग अगर सिर्फ हो तो चले मैं बैंक से पैसा निकाल लूं, लेकिन इतने पैसे लोगों का जो दुबई चले गया उसको कैसे बुलाऊंगा मैं। उसको बुलाने के लिए मुझे पॉलिटिकल सिचुएशंस अच्छी करनी पड़ेंगी, शहर को, मुल्क को एक डगर पे रखना पड़ेगा, तो रियल एस्टेट भी अच्छा हो जाएगा, आपके सारे सेक्टर्स अच्छे हो जाएंगे। रियल एस्टेट से तो आपके, मुझे तो ये लगता है कि रियल एस्टेट जब चलता है ना, कसम से हर किसी के जो है ना वारे न्यारे हुए होते हैं। हर कोई उधर से कहीं ना कहीं से उसका एंगल वो जोड़ लेता है अपने सेक्टर में, कहीं कोई दरवाजे बनाना शुरू कर देता है, कोई टाइल्स का काम अच्छा हो जाता है उसका। सेक्टर्स बहुत बड़ा है ना, घर बनाने के लिए एक चीज तो चाहिए नहीं,
आप सोचें जो किलो का काम है ना, किलो की वैल्यू, जो रेट, एक कील का रेट अगर 5 रुपए है ना, जब मार्केट तेज होती है ना तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है। तो उसका काम भी चलना शुरू, सबके काम चलना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से। समीर भाई, ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है, मगर मुकम्मल मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि जो प्लॉट्स का लेन देन है और जो फाइलें बिकती हैं, इसमें लोगों को, बड़े इकोनॉमिस्ट बल्कि ये कहते हैं कि यहाँ पर ब्लैक मनी पार्क होता है और बहुत से इंडस्ट्रियल्स, उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो कोई बजाय इसके कोई फैक्ट्री लगाएं, वो प्लॉट्स की फाइल लेके छोड़ देते हैं। तो एक तरह से ये हमारी इकॉनमी को ये चीज़ डैमेज भी करती है। क्या कहते हैं? जाहिर सी बातें कर रही है, कैसे नहीं कर रही, ऑब्वियसली कर रही है। देखें, आपकी सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर नहीं ना, और इंडस्ट्रीज भी हैं, बट अगर आपने अपनी कंट्री को रियल एस्टेट की इकोनॉमी बनानी है तो कोई मसला नहीं है भाई। दुबई, आप दुबई को क्या समझते हैं? दुबई क्या चीज हो गया है? 2 सालों में दुबई ने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया एकदम से, फिर से। सिर्फ रियल एस्टेट है ना, और है क्या? सिर्फ रियल एस्टेट है, ओनली रियल एस्टेट। आज एक चीज की अनाउंसमेंट होती है, उसके बराबर में जो प्रोजेक्ट होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। किसी भी नई चीज की, वेंचर की अनाउंसमेंट हो जाती है। देखिए, सिर्फ रियल एस्टेट है, बट उसके साथ की डेवलपमेंट के चीज सिनेरियोज भी है ना। हम अगर सिर्फ रियल एस्टेट ही करते रहेंगे और फर्दर डेवलपमेंट कोई नहीं करेंगे, जैसे आपने तेसा टाउन की बात करी, मैंने रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिया बट डेवलप ही नहीं किया, तो पैसे तो नहीं है ना। देखिए, वाइट और ब्लैक मनी का तो मसला हमेशा रहेगा पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज हैं, इसकी वजह से मसला है। देखिए, अगर आपको एफबीआर, मैं तो कहता हूँ एफबीआर अपनी मार्केट वैल्यू सीधी कर ले, बिल्कुल बराबर कर ले, पर टैक्सेस तो कम करने पड़ेंगे ना। अब अगर एक ही टैक्स मैं, हर चाहेगा बंदा कि अपने टैक्सेस बचाए। अब अगर आज वो मुझसे 2 रुपए फॉर एग्जाम्पल किसी टैक्स पर ले रहे हैं, और जब मेरी वैल्यू हो जाएगी फुल एफबीआर वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम, तो मैं सेम चीज के मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, मैं क्यों चाहूंगा ज्यादा देना, और उस कंट्री में जहां पर मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। तो आपको अगर चीजें सीधी करनी है तो भाई आपको फिर सिनेरियोज भी अच्छे करने पड़ेंगे, सिंपल इज दैट। आप सिनेरियो सेम अच्छा कर लें। लास्ट क्वेश्चन, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल तो है, सियासी अदम इस्तेकाम भी है, मगर इकॉनमी के नंबर कुछ बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी अच्छी चल रही है। तो आप, जाहिर सी बात है, बड़े इन्वेस्टर्स में भी उठते बैठते होंगे, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं? आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के हालात अच्छे होंगे, वो वापस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़ों की तो बात करें नहीं, बड़े तो आज भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे है, हैं, हाँ, property। ऑब्वियसली कर रहे हैं। देखिए, उनको तो अपना पैसा पार करना है, वो तो कर रहे हैं। ये सी फ्रंट में आपसे जो बात कर रहा था, वो मेरे और आपके हिसाब से थोड़ी चल रही है, वो तो इनके हिसाब, इनकी वजह से चल रही है ना। करोड़ों की प्रॉपर्टियां ये लोग बाय करते हैं और इनको कोई मसला भी नहीं है, इनके पास इतना खुला पैसा होता है, उन्हीं की वजह से चलता है। असल में ये जो बड़े लोग हैं ना, ये जो सिनेरियोज इनका ऑन ही रहता है, बट असल मसला होता है छोटे वालों का। छोटा फंसता है, और छोटा इसलिए फंसता है क्योंकि वो अपनी हैसियत के हिसाब से जब किसी जगह पर जाता है तो वो बेचारा पैसा भी इन्वेस्ट कर देता है, उसको कहते हैं 4 साल, 15 साल की बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये मसला है हमारा असल, कि हमें बड़ों का सिर्फ नहीं सोचना, हमें छोटों का भी सोचना है। बट हमें, आपको मैं सच बताऊं कि लोगों को अब अपना थोड़ा बड़ा भी सोचना पड़ेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक शहर में रहकर, आपका कराची इतना बड़ा है कि आप सिर्फ अगर रहते हैं फॉर एग्जांपल मरीर में, तो आप कहें मैं सिर्फ मरीर में करना चाहता हूं, तो आपको अपनी ब्रॉड माइंड करना पड़ेगा ना। आप इस तरफ निकले ना, शहर के उस तरफ निकले, तो अगर आपका बजट कम है, आप सरजानी की तरफ जाएं तो कोई मसला नहीं। वहां पर तो एक सोसाइटी अब इतनी बड़ी हो चुकी है, नया नाजाबाद बहुत अच्छा हो चुका है, वहां तो अच्छा काम हो रहा है। देखिए, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अगर आपने पैसा बनाना है तो। पैसा आज भी बन रहा है सर, ऐसा नहीं है कि पैसा बन नहीं रहा, बट पैसा बनने के मौके आबादी में फौरन मशहूर नहीं हुए वे, पैसा सब बना रहे। मैं आपको थोड़ा सा इस पे और एक्सप्लेन करूं कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं जहां जहां लोगों की इन्वेस्टमेंट देख धाक के अगर करवाता हूं, तो मैंने सच बता रहा हूं, इस मंदी के दौर में भी मैंने लोगों को 30 से 40% का प्रॉफिट आज भी दिलवाया। इन्वेस्टमेंट को अब देख के करना पड़ता है। मेरी एफर्ट्स बढ़ गई हैं, बट मेरी उससे ब्रेड एंड बटर जुड़ा हुआ है, तो मैं करता हूं, मेरा काम है ये। मैंने देखा कि यार यहाँ आज का चाम ये है, 2 साल, देखिए हम रियल एस्टेट में 5 साल का सिनेरियो बनाना चाहिए। आज आप जो खड़े उससे 2 साल पहले की बात करें, देखें क्या था, और इस तरह से 3 साल को लेकर आप आगे वाले 5 साल को। चलें समीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी।